वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन चैप्टर 7 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करें यूनिट 2 है आपका। इसके पहले हमने नॉन मैन्युफैक्चरिंग किया, प्रीवियस वीडियो पे चेक करें आई बटन वगैरह में, और डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट फॉर्म वीडियो ऑर्डर वाइज चेक करें। आज अपन करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का इंट्रोडक्शन, थोड़ा लेंदी होगा, थियरी है, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो एंड तक देखें। यूनिट ओवरव्यू क्या करना है अपने को, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटीज कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा फाइनल अकाउंट ही है एक तरह से, मगर इसके अंदर 4 पार्ट बनेंगे। पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट जैसे ही है, खाली एक्स्ट्रा एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनने वाला है, वरना ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट एज इट इज फाइनल अकाउंट की तरह बनेगा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की तरह ही बनेगा। एडिशन है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यानी गुड्स से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको गुड्स के बारे में जानना है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। तो ये चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट तो हमने ऑलरेडी कर दिए हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। तो इस चैप्टर में हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर। इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जनरली प्रिपेयर अ सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनका बिजनेस है गुड्स प्रोड्यूस करना, कच्चा माल लेके तैयार माल करना, उन्हीं के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। वरना तो एंटरपोर्ट, यानी एक जगह से गुड्स लिया और दूसरी जगह गुड्स बेच दिया, तो दैट इज योर नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो यहाँ पे हम वो चीज के ऊपर डील करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर। फॉर्मेट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो आप इस्तेमाल करोगे, फिर आपका डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर डायरेक्ट कॉस्ट, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो दैट इज योर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आगे रॉ मटेरियल कंज्यूम इज अराइव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी, यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम ढूंढना है, ये जो मेन पार्ट है इसका। तो इसमें ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और माइनस करेंगे क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपका कंज्यूम्ड फिगर मिल जाएगा कि हमने रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल किया। इफ देयर रिमेन अनफिनिश्ड गुड्स एट द बिगिनिंग and at the end of accounting period, cost of such unfinished goods also termed as a work in progress, यानी रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच में जो गुड्स बच जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस, यानी ना कच्चा ना पक्का। वो भी आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखना है। ओपनिंग रहेगा तो आप डेबिट में लिखेंगे, और क्लोजिंग रहेगा तो आप उसको क्रेडिट में लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो 3 तरह के गुड्स है, उस पर ध्यान देना, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल WIP आपको मैन्युफैक्चरिंग में लिखना है, और फिनिश गुड्स आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में क्या क्या चीजें? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट अदर देन मटेरियल वेजेस, यानी मटेरियल वेजेस के अलावा भी खर्चे होते हैं, विच आर इनकर्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सेलेबल सर्विस। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, रॉयल्टीज है, जब आप किसी का नाम यूज करते हो यूजिंग लाइसेंस और टेक्नोलॉजी, इफ बेस्ड ऑन यूनिट प्रोड्यूस, अगर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए किसी का लाइसेंस, किसी का नाम इस्तेमाल कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड योर रॉयल्टी, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम कोई कंपनी का टायर हम बना रहे हैं, XYZ कंपनी टायर, सो दैट इज नॉट अ सेलेबल आइटम, वो बिकेगा नहीं। तो फिर इन दैट केस वी विल अप्रोच टू सम ब्रांड कंपनी, MRF है, अपोलो टायर है, सीएट है, तो वी विल अप्रोच टू देम एंड आस्क फॉर देयर नेम, कि भाई हम आपका नाम एम्बोस करेंगे हमारे प्रोडक्ट पर। तो वी आर आस्किंग अ परमिशन फॉर देयर नेम फॉर सेल ऑफ आवर प्रोडक्शन। तो उस नाम को यूज करने के लिए हमें एक लमसम अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन योर प्रॉफिट परसेंटेज वी हैव टू गिव टू द पर्टिकुलर कंपनी। तो उसका नाम इस्तेमाल करने के लिए एक परसेंटेज देते हैं, दैट इज योर कॉल्ड रॉयल्टी। तो ये प्रोडक्शन से रिलेट करता है। हायर चार्जेस, हम किसी का प्लांट या मशीनरी भाड़े पे लेते हैं,
कि हमें मालूम है हमारा एक जो भी प्रोडक्शन है हमें 1 साल या 2 साल ही करना है। सीजनेबल प्रोडक्ट भी बोलते हैं जिसको, जैसे वो माइनिंग वगैरह है, क्योंकि माइनिंग वगैरह एक पर्टिकुलर जगह पे होगी, तो उस जगह की माइनिंग कर लिए, आपका जो भी मिनरल वगैरह है हमने निकाल लिया, तो वहाँ प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो इन दैट केस वी विल हायर सम मशीनरी। हम खरीदते नहीं, हमको मालूम है 1-2 साल में खत्म हो जाएगा, तो वी विल हायर सम मशीनरी। तो अगेन इट रिलेट विद द प्रोडक्शन, सो इट इज कॉल्ड एज हायर चार्जेस। When royalty or higher charges are based on unit produced, this expense directly vary with the production. तो royalty और higher charges अगर directly unit produced से relate करा है, एग्जाम्पल दिया मैंने, तो in that case it will be a direct expense. अब एक एग्जाम्पल समझते हैं इसका। एग्जाम्पल लिया हमने, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेंगे हम फैक्ट्री में, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट 10 रुपया लगेगा हमारा पर यूनिट है, याद रखो, और लेबर कॉस्ट पर यूनिट लगेगा अपना 5 रुपया। दैट अपार्ट इट वॉज एग्रीड टू पे रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट टू अ जापानीज कोलैबोरेट हु सप्लाइड अ टेक्नोलॉजी। तो हम किसी का टेक्नोलॉजी यूज करें, उसके रॉयल्टी देंगे अपन। अगेन इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल भी आ गया, डायरेक्ट लेबर यानी डायरेक्ट वेजेस आ गया, और डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ गया। अभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी तीनों एक्सपेंस को आप प्लस कर दो। एक्सपेंस को प्लस करने के लिए हमें यूनिट को उसके रेट से मल्टीप्लाई करना। तो इन दिस केस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ, पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 लाख आया। फिर 1 लाख को अपना डायरेक्ट वेजेस मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, तो ये आ गया 5 लाख। फिर सेम वे 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉयल्टी वगैरह नहीं लिखते, डायरेक्ट एक्सपेंस हेडिंग लिख के फिर आप लिख सकते हो। देन योर टोटल कॉस्ट विल बी 18 लाख। दिस इज योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये खर्चा हुआ हमारा। इसको हम प्राइम कॉस्ट भी एक नाम देते हैं। आप आगे डिग्री में पढ़ोगे, बीकॉम में कॉस्टिंग चैप्टर है, इसके अंदर कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो जब ये जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड एंट्रियां होती हैं, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज ए प्राइम कॉस्ट। अब ये डायरेक्टली गुड्स से रिलेट हो गए, और कुछ चीजें जो इनडायरेक्टली रिलेट करती हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बारे में देखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में। So indirect manufacturing expense या overhead expense, these are also called manufacturing overhead, production overhead या work overhead। इसके नाम बता रहे अलग अलग है, वही है। Overhead is defined as the total cost of indirect material, indirect wages and indirect expense। यानी overhead का मतलब है indirect material plus indirect wages plus indirect expense। तो ये सब मिलाएंगे तो अपना overhead आएगा। Again it is a manufacturing relate करता है ये। Indirect material means क्या है? Material which cannot be linked directly with the unit produced. For example, store consumed for repair and maintenance work, small tools, fuels and lubricant, oil, etc. तो अब ये जो एग्जाम्पल है, स्मॉल टूल, हथौड़ी पकड़ पाना और फ्यूल वगैरह, ऑयलिंग वगैरह है, ये डायरेक्टली गुड्स से तो रिलेट नहीं कर रहे, मगर इनके बिना गुड्स प्रोडक्शन होगा भी नहीं। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट। फिर indirect wages are those which cannot be directly linked to the unit produced. For example, wages for maintenance of work, holding, pay, etc. अभी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मशीनरी पे जो वेजेस लेबर खड़ा है उसको हम वेजेस देते हैं, मगर वो मशीन को मेंटेन करने के लिए भी तो एक लेबर लगेगा। मशीन मेंटेन नहीं होगी तो गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट रिलेट कर रहा है ये। डायरेक्ट रिलेशन बोलो तो अ वर्कर वर्किंग ऑन अ मशीनरी एंड प्रोड्यूसिंग अ गुड्स, तो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट वेजेस। मगर यहाँ पे अभी मेंटेनेंस वाला काम कर रहा है, मगर ये गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, मगर ये मेंटेन नहीं करेगा तो भी तो गुड्स नहीं बनेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोज विच कैन नॉट बी डायरेक्टली लिंक्ड टू द यूनिट प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग एक्सपेंस। अभी ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वर्कर को समझ भी नहीं आया बनाना क्या है, मगर ये अपने यूनिट से रिलेट नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट रिलेट कर रहा है। फिर डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो आप प्लांट एंड मशीनरी लाए हो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका डेप्रीशिएशन भी होगा। डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा है ये। तो ये चीजें आपको समझनी है। अकॉर्डिंग टू इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रिंस,
कंप्राइजेज यानी मिला जुला क्या है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट वेजेस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना आपको। तो ये चीज़ें भी आने वाली हैं और ये लिखेंगे तो उस वक्त जहन में रखना कि भाई इनडायरेक्टली भी आपके ये यूनिट से रिलेट कर रहा है। इसके बाद और एक चीज़ देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट। उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं, बाय प्रोडक्ट क्या है। In most manufacturing operation, the production of the main product is accompanied by the production of subsidiary product. एग्जाम्पल है यहाँ पे कि प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। तो अभी वेजिटेबल ऑयल बना रहे हैं, कंपनीड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। जब ऑयल वगैरह बना रहे हैं आप तो उसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकलता है, जैसे शुगर फैक्ट्री है तो उसमें शुगर केन का जो सैक निकलता है, मोलसेस बोलते हैं उसको, तो वो भी बाय प्रोडक्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे बाय प्रोडक्ट भी निकलते हैं अपने। द सब्सिडी प्रोडक्ट इज टर्म एज ए बाय प्रोडक्ट बिकॉज इट इज प्रोडक्शन इज नॉट कंसाइसली अंडरटेकन बट रिजल्ट आउट द प्रोडक्शन ऑफ द मेन प्रोडक्ट। तो हमने इसके लिए तो गुड्स नहीं बनाया था, जैसे यहाँ भी इन्होंने बोला हम वेजिटेबल ऑयल बना रहे, मगर इससे ऑक्सीजन रिलीज हो गई तो ऑक्सीजन हमने नहीं बनाया था, एक्सीडेंटली बन गया, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। एक्सीडेंटली कुछ चीज बन जावे तो दैट इज कॉल्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। जैसे हम दूध की डेयरी है तो दूध में आप वो घी वगैरह बनाते हो, तो घी बनाने के लिए आपका मेन प्रोडक्शन घी का है, मगर दूध बनाते हो उसमें से घी निकलता है तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, आपका छाछ निकलता है, बटर मिल्क जिसको कहते हैं अपन, तो वो तो बाय प्रोडक्ट हो गया। हमारा तो प्रोडक्शन तो घी का है ना, मगर एक्सीडेंटली बटर मिल्क भी बन रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। Byproduct is a secondary product. This produced for the same raw material which are used for producing the main product and without incurring additional expense. एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं करते अपन, एक्सीडेंटली बन जाता है और गुड्स बना के हम बेच भी सकते। सम एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, मोलसेस बाय द बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग। शुगर मैन्युफैक्चरिंग अपना जो घास फूस निकलता है, मोलसेस, बटर मिल्क निकलता है, अभी डेयरी प्रोडक्ट्स है, अपन अपना काम है बटर निकालना, चीज़ निकालना, घी निकालना, मगर गलती से बटर मिल्क भी उसमें से निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड योर बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट जनरली हैव अ इनसिग्निफिकेंट वैल्यू एज कंपेयर्ड टू द वैल्यू ऑफ मेन प्रोडक्ट। दे आर जनरली वैल्यूड एज ए नेट रियलाइजेबल वैल्यू इफ देयर कॉस्ट कैन नॉट बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड। तो ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू में हम काउंट करेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं अपन, इसको ध्यान में रखना। तो बच्चों इसका लास्ट स्टेप देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट। अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट बनाना है, किस तरह बनाएंगे अपन। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड अपने रॉ मटेरियल लिखेंगे, कंज्यूम, ओपनिंग, एट, परचेज, लेस, क्लोजिंग, ये तीनों रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहा है। फिर डायरेक्ट वेजेस आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। तो यहाँ पे इसलिए बताया था मैंने स्टार्टिंग में, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं इसको। ये तीन चीज प्लस करेंगे प्राइम कॉस्ट। एनी हाउ आपको ज्यादा बाइफिकेशन नहीं करना है, इंट्रोडक्शन इसलिए बता रहा हूँ। नॉर्मली हम जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हम डेबिट साइड लिखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बताया रिपेयर, डिप्रीशिएशन, फैक्ट्री कॉस्ट, WIP, ओपनिंग WIP यहाँ लिखना है डेबिट में, और क्लोजिंग WIP आपको क्रेडिट में लिखना है। अभी बताया था मैंने बाय प्रोडक्ट एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और एक चीज आती है स्क्रैप, वो भी याद रखना, भंगार वगैरह हो तो वो भी आप सेल करोगे तो वो भी क्रेडिट में आता है। देन योर फाइनल आंसर विल बी ट्रेडिंग, जो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बैलेंस है आपका, ये आपका बैलेंस है, और ये शिफ्ट करेंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। इसका आंसर यही आएगा, याद रखो बच्चों। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बंद करोगे, बैलेंस विल बी ट्रेडिंग अकाउंट, फिर इसके बाद शिफ्ट करेंगे ट्रेडिंग में, और फिर ट्रेडिंग नॉर्मल जो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का प्रोसेस चलेगा। तो इसके अंदर ये जानने वाली चीजें ये हैं डेबिट साइड में। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट यहाँ बताया मैंने, आप जो भी बाय प्रोडक्ट बेचोगे डायरेक्टली सेल यहाँ लिखना, उसका कोई एक्सपेंस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज एन एक्सीडेंटल प्रोडक्ट। तो होप सो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे साथ स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।